गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई में से जो हम दूसरा भाग दो लघु कथाएं का जो पूरक पठन के अंतर्गत आता है वह आज हम देखने वाले हैं। तो दो लघु कथाएं, इसमें से दो छोटी छोटी लघु कथाएं थी। उसमें से पहला भाग हो चुका है, उस कहानी का नाम था कंगाल। अब हम उसके आगे एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है सही उत्तर, और उसके बारे में हम पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है पहला भाग था, उस पर मैंने 4 मुद्दे तैयार किए थे, और यह जो दूसरी कथा है उस पर भी मैंने 3 मुद्दे तैयार किए हैं, और एक एक मुद्दे को लेकर आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मध्यवर्ती कल्पना जो है इसकी, तो हमने देखा था पहला भाग, उसका स्पष्टीकरण मैंने बताया था। यह दूसरा भाग बचा था, दूसरा पैराग्राफ परिच्छेद जो था, मैंने कहा था कि दूसरी कथा हम पढ़ाते समय इस पर एक नजर डालेंगे। तो हम अब इस दो लघु कथाएं का दूसरा भाग, इस के बारे में मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो दूसरी कथा जो है उसके बारे में मध्यवर्ती कल्पना क्या है या इसका सार क्या है, इसके बारे में एक 2-4 पंक्ति में नीचे इस लेखक ने जानकारी दी है। तो यह जो भाग है इसकी मध्यवर्ती कल्पना हम देखते हैं, और ऊपर का जो भाग हुआ है वो हो चुका है। अब हम यह दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो लेखक ने, मैंने पहले पीरियड में भी बताया था कि यहां लेखिका शब्द आया है, लेकिन इस कथा के जो लिखने वाला है वह लेखक है, लेखिका नहीं है। तो दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। करारा इस शब्द का अर्थ होता है कि कड़ा या तीखा, और व्यंग्य याचा अर्थ होता है उपहास किया है या प्रहार किया है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार का मतलब बेईमानी से कमाया हुआ धन, गलत तरीके से, अनैतिकता से कमाया हुआ धन, उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। और रिश्वत, जिसे हिंदी में घूस यह एक शब्द होता है। तो रिश्वत, किसी को पैसे देकर हम कुछ काम करते हैं कार्यालय में, इस प्रकार की रिश्वत चलती है। तो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इस पर लेखिका ने तीखा प्रहार किया है और दर्शाया है, दिखाया है। सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। लक्ष्य इस शब्द का अर्थ मंजिल होती है, या सपना होता है, या हमारा ध्येय होता है, या कर्तव्य या काम। तो हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण सीख लेखक ने इस पंक्ति में दिए है कि हमें सत्यवादी होना चाहिए, हमेशा सच का पालन करना चाहिए, कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठे तरीके से पैसे भी नहीं कमाने चाहिए। इस तरह इस दूसरी कथा में सही उत्तर के माध्यम से एक जो युवक है, पढ़ा लिखा हुआ है, ग्रेजुएट हो चुका है, और वह नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसे नौकरी मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? बाद में उसके कौन कौन से विचार है, कौन कौन से विचार यह रखता है। तो लेखक ने उस नौजवान युवक के माध्यम से ही यह कथा उन्होंने लिखी है, और क्या अंत में उसे नौकरी मिलती है या नहीं मिलती, किस कारण मिलती है, इसकी सारी चर्चा या स्पष्टीकरण या वर्णन इस दूसरी कथा के अंतर्गत हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरी छोटी सी लघु कथा, सही उत्तर। तो इसके भी मैंने 3 भाग किए हैं, और उसमें से यह एक पहला भाग है कि सही उत्तर मतलब एक नौजवान है, पढ़ा लिखा है, नौकरी की आवश्यकता है,
और हमें मालूम है नौकरी लगने के पहले हमें इंटरव्यू देनी पड़ती है। अंग्रेजी में उसे इंटरव्यू कहते हैं और हिंदी में उसे मुलाकात कहते हैं आणि मराठीमध्ये आपण त्याला मुलाखत अशा प्रकारे म्हणतो। और मुलाकात यह एक हिंदी शब्द है और उसको एक पर्यायवाची शब्द है साक्षात्कार। मुलाकात को पर्यायवाची शब्द है साक्षात्कार। तो हमें साक्षात्कार के लिए जाना पड़ता है, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। वहां जो बैठे होते हैं अनुभवी लोग तरह तरह के अनेक क्षेत्र के या अपने पढ़े हुए संबंधित अनेक तरह के प्रश्न पूछते हैं। जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान के बारे में भी वहां चर्चा होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी वेशभूषा कैसी है, बोलने का तरीका कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसको मद्देनजर रखते हुए वे लोग क्या करते हैं, वे निश्चय करते हैं कि आपका चयन या अपनी नियुक्ति होगी या नहीं, इस पर निर्भर करता है। इसलिए हमारी भाषा ठीक होनी चाहिए, हमारी वेशभूषा ठीक होनी चाहिए, हमारे विचार ठीक तरह से होना चाहिए, हमें विचार रखने के लिए वह भी ठीक तरह से आना चाहिए, भाषा प्रभाव में होनी चाहिए, भाषा में मधुरता होनी चाहिए, यह सारी चीजें, और ज्ञान भी होना चाहिए, चाहे जनरल नॉलेज हो या और कोई बाकी नॉलेज आपने जो पढ़ा है, शिक्षा ली है, उससे संबंधित बहुत सारा ज्ञान होना आवश्यक है ताकि हमें अच्छी तरह की नौकरी मिल सके। तो यह एक नौजवान नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है। तो यह जो आपके सामने स्क्रीन पर 5-6 पंक्तियां हैं, उसके बारे में मैंने एक मुद्दा तैयार किया है। उस मुद्दे का नाम है निराश युवक। निराश युवक। तो निराश युवक क्यों हुआ है, इसके बारे में स्पष्टीकरण या वर्णन इस एक 4-5 पंक्ति में आया है। तो देखते हैं। सही, इस शब्द का पर्यायवाची भी शब्द शायद परीक्षा में पूछा जा सकता है। सही का पर्यायवाची शब्द है उचित या योग्य। उत्तर का अर्थ है जवाब, सही जवाब, सही उत्तर। हम जब क्लास में भी, पाठशाला या वर्ग में भी कोई शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो आप उत्तर देते हैं तो आपको शाबाशी मिलती है, आपकी तारीफ की जाती है। उसी तरह यहां भी नौकरी में, मुलाकात में, साक्षात्कार में, इंटरव्यू में यदि आपने सही उत्तर दिया तो भी आपको शाबाशी मिलती है और यह आपका जीवन, आपकी लाइफ बनती है। इसलिए सही उत्तर देना, उचित उत्तर देना, योग्य उत्तर देना, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है, संस्कारों की आवश्यकता होती है। यदि यह सब हुआ तो आपकी मुलाकात अच्छी होगी, आपका साक्षात्कार अच्छा होगा और आपकी इंटरव्यू भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपको यह नौकरी मिल सकती है, आपका चयन हो सकता है, आपकी नियुक्ति हो सकती है और आपका जीवन भी कामयाब या सफल हो सकता है। तो देखते हैं पहला मुद्दा, निराश युवक। तो यह लेखक ने बताया है कि कितने ही जगह, कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए उन्होंने आवेदन किए हैं। आवेदन इस शब्द का यह अर्थ है प्रार्थना पत्र। आवेदन इस शब्द का अर्थ क्या है, प्रार्थना पत्र, या मराठी में हम उसे अर्ज कहते हैं। विनंती अर्ज या अर्ज, आवेदन, प्रार्थना पत्र, नौकरी पाने के लिए किया गया प्रार्थना पत्र, इसे हम आवेदन कहते हैं। तो यह जो युवक है, पढ़ा लिखा है, सुशिक्षित है, अच्छा है, उसके विचार अच्छे हैं और आज अनेक जगह वह गया है नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसे अब तक कहीं भी नौकरी नहीं मिली है, कहीं भी नौकरी नहीं मिली है। अनेक जगह, अनेक स्थलों पर, अनेक स्थानों पर उन्होंने साक्षात्कार दिया है। साक्षात्कार इस शब्द का अर्थ मैंने बताया कि मुलाकात, अंग्रेजी में उसे इंटरव्यू कहते हैं। अनेक जगह उन्होंने साक्षात्कार दिया है, मुलाकात दी है, इंटरव्यू दिया है, फिर भी उसका चयन नहीं हो चुका है। प्रमाण पत्रों की फाइल उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही। नाकामयाब यह एक शब्द है, मतलब असफल। नाकामयाब मतलब सफल। अनेक प्रमाण पत्र, अंग्रेजी में उसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं, उसकी फाइल उन्होंने बनाए हैं। अनेक 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक, या जिसे हम 15वीं कहते हैं, या और कोई डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा, उसकी सारी फाइल प्रमाण पत्र की उन्होंने बनाई है। और जब आप मुलाकात देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब आपका जो बायोडाटा होता है या प्रमाण पत्र की फाइल लेकर उस
मुलाकात जो देते हैं उनके सामने यह सारी फाइलें या सारे प्रमाण पत्र लेकर हमें जाना होता है, उन्हें दिखाना होता है। वे सब बारीकी से वो देखते हैं आपको परसेंटेज कितने मिला है, किस किस क्षेत्र में काम किया है, कौन कौन से अलग अलग तरह के प्रमाण पत्र है, इसकी छानबीन वो मुलाकात लेने वाले करते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि वह जो युवक है अनेक जगह नौकरी के लिए आवेदन कर चुका है, प्रार्थना पत्र लिख चुका है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली। अनेक प्रमाण पत्र भी उनके पास है, लेकिन वो प्रमाण पत्रों से उसे नौकरी नहीं मिली, उसे असफलता ही मिली है। तो असफलता क्यों मिली, यह आगे बताया है कि वह लेखक कहते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला है। बोलबाला होना यह एक मुहावरा है। बोलबाला होना, हमें बोर्ड की परीक्षा में 1 अंक के लिए यह प्रश्न आता है कि मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बोलबाला होना इस शब्द का अर्थ है प्रभाव होना, और उसका हमें मुहावरे वाक्य में प्रयोग करना होता है। कभी कभी छात्र क्या करता है, गलती से अर्थ का ही वाक्य में उपयोग करते हैं, लेकिन उसे अंक नहीं मिलते। हमें यह बात बारीकी से ध्यान रखनी चाहिए। मुहावरे का अर्थ लिखते समय हमें सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सावध रहना चाहिए कि हमें मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं। तो इस बोलबाला होना, इस शब्द मुहावरे का अर्थ है प्रभाव होना। तो वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करते समय प्रभाव होना ऐसा नहीं लिखना है, अंत में बोलबाला होना इस प्रकार शब्द आना चाहिए। तो शायद मैं जो कह रहा हूं मुहावरे के बारे में आपके दिमाग में या समझ में आया होगा। तो बोलबाला होना यह एक मुहावरा है, उसका अर्थ मैंने बता दिया, प्रभाव होना। तो लेखक कहते हैं हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, रिश्वत ही रिश्वत है, और भ्रष्टाचार और रिश्वत इन दोनों कारणों के कारण उस युवक को नौकरी नहीं मिल रही है। योग्यता के बावजूद इस शब्द का अर्थ सिवाय, के बावजूद यह अव्यय है। के बावजूद यह अव्यय है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। तो यह अव्यय किस प्रकार पहचानना है, तो बहुत ही सीधी सादी तरीका है कि संबंध सूचक अव्यय के आगे की या के आता है, तो उसके आगे का जो अव्यय होता है तो हम आंख मूंद कर बता सकते हैं कि वह संबंध सूचक अव्यय है। के बावजूद, के सिवाय। तो परीक्षा में यह भी 1 अंक के लिए आता है, निम्नलिखित अव्यय का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बावजूद यह कौन सा अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय है। तो उसका हमें वाक्य में भी उसका प्रयोग करने के लिए आना आवश्यक है। तो के बावजूद यह संबंध सूचक अव्यय है। तो अनेक भ्रष्टाचार और रिश्वत का प्रभाव है इस जमाने में, इस समाज में, और भ्रष्टाचार और रिश्वत के कारण चूंकि आपके पास योग्यता है या समर्थ है आप नौकरी करने के लिए, लेकिन फिर भी यहां उस युवक का चयन नहीं हो पाता। चयन इस शब्द का अर्थ है नियुक्ति। अंग्रेजी में हम उसे सिलेक्शन कहते हैं। चयन का अर्थ क्या होता है, नियुक्ति। मतलब किन कारणों के कारण उसकी नियुक्ति नहीं होती, किन कारणों के कारण उसका चयन नहीं होता। उस युवक का पढ़ा लिखा है, प्रमाण पत्र की फाइल भी उसके पास है, संस्कारी भी है, अच्छे विचार वाला भी है, लेकिन 2 कारण है, ध्यान में रखना। शायद परीक्षा में कृति के लिए आ सकता है कि किन कारणों के कारण उस युवक को नौकरी नहीं मिली। तो यहां 2 उत्तर हमें मिल सकते हैं। एक है भ्रष्टाचार होना और दूसरा उत्तर है रिश्वत का बोलबाला होना। भ्रष्टाचार और रिश्वत ये होने के कारण उस युवक का चयन या नियुक्ति या सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आगे क्या लिखा है देखो, और वह पूरा निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, नाराज हो चुका है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके जगह हम भी क्यों नहीं हो, अच्छी योग्यता होने के बावजूद यदि हमें नौकरी मिलती तो हमें हाथ निराशा लगती है, हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, मजबूर होते हैं, इस प्रकार दुखी होते हैं। तो अंत का वाक्य कौन सा है देखो, भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा
उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। देखो इस वाक्य में भी एक अव्यय आ चुका है, कोसने के अलावा। के अलावा यह भी एक संबंध सूचक अव्यय है, परीक्षा में आ सकता है। अलावा इस शब्द का, इस अव्यय का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अलावा यह जो है यह भी एक संबंध सूचक अव्यय है, तो उसका भी हमें वाक्य में प्रयोग करने के लिए आना आवश्यक है। तो वश यह एक शब्द है। तो वश इस शब्द का अर्थ है नियंत्रण या काबू, नियंत्रण या काबू। भ्रष्ट, भ्रष्ट एक शब्द है। भ्रष्ट इस शब्द का अर्थ है खराब, खराब या भ्रष्ट मतलब गलत, जहां गलत ही गलत है, इस प्रकार। तो भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसना यह एक शब्द है। देखो कोसना इस शब्द का अर्थ है दोष देना। तो वह युवक किसे कोसता है? तो भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसता है। कोसता है मतलब दोष देता है। इसीलिए क्यों दोष देता है? क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली। क्यों नौकरी नहीं मिली? क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार है और हर जगह रिश्वत का बोलबाला है। और बोलबाला इस शब्द का क्या है? मुहावरा है, उसका अर्थ है प्रभाव है। तो पहला मुद्दा यहां समाप्त हो चुका है। निराश युवक, इस मुद्दे का नाम मैंने दिया था कि युवक पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट हो चुका है, उन्होंने डिग्री डिप्लोमा हासिल किया है, तो सारी योग्यता वह उन्होंने प्राप्त की है, इसलिए वह नौकरी की आवश्यकता है। सभी जगह वह आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कर चुका है, लेकिन एक ही जगह उसे नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं नौकरी मिल रही है? उसके दो कारण हैं। लेखक कहता है कि इस समाज में भ्रष्टाचार बहुत है और रिश्वत भी है, और भ्रष्टाचार और रिश्वत इसके कारण उस युवक को नौकरी नहीं मिलती है। और एक बात यहां कहा है कि वह जो युवक है वह निराश होता है, दुखी होता है, और वह सिर्फ कोसता है मतलब दोष देता है। किसे दोष देता है? तो सामाजिक, भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को वह दोष देता है, उसे कोसता है। उसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, आगे का भाग देखते हैं। तो यह है दूसरा भाग। तो इस मुद्दे का भी एक नाम मैंने दे दिया है। तो इस मुद्दे का नाम आप लिख सकते हैं साक्षात्कार में विचार ऑब्लिक भ्रष्टाचार के बारे में विचार। देखिए यह एक दूसरा मुद्दा है। इस मुद्दे का नाम है साक्षात्कार में विचार ऑब्लिक भ्रष्टाचार के बारे में विचार। तो किसके विचार? इस नवयुवक के विचार, पढ़े लिखे युवक के विचार। तो हम देखेंगे इस छोटे से परिच्छेद में क्या क्या जानकारी दी है उस युवक के बारे में, मुलाकात के बारे में, साक्षात्कार के बारे में। तो लेखक कहते हैं कि आज उसे फिर मुलाकात के लिए उसे जाना है। और मैंने जो अभी मुद्दा बताया कि साक्षात्कार में विचार, वह अगली पंक्ति में वह वर्णन आया है। अब तक उस युवक ने देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, इन विषयों पर अपने विचार बड़े विश्वास के साथ उन्होंने प्रकट किए हैं या व्यक्त किए हैं। तो शायद कुर्ती भी आ सकती है परीक्षा में कि युवक द्वारा साक्षात्कार में रखे गए विचार, युवक द्वारा मुलाकात में रखे गए विचार। तो दो अंकों के लिए यह कृति आ सकती है। इसके लिए 4 उत्तर यहां हमें मिल सकते हैं। पहला उत्तर है देश प्रेम, दूसरा उत्तर है नैतिकता, तीसरा उत्तर है शिष्टाचार, और चौथा उत्तर है ईमानदारी। देश प्रेम सभी को मालूम है, देश के प्रति होने वाला प्रेम। नैतिकता मतलब कैरेक्टर, नैतिकता नीति संबंधी आपका आचरण कैसा है। अगला शब्द है शिष्टाचार, शिष्टाचार का भी अर्थ वर्तन होता है, आपका वर्तन कैसा होता है, या बोलने का आपका ढंग कैसा है, लहजा कैसा है, इस प्रकार। ईमानदारी मतलब प्रामाणिकता। तो देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार और ईमानदारी, यह विचार उस युवक ने साक्षात्कार के दौरान, साक्षात्कार के
संबंध में उन्होंने रखे हैं। तो यह चार जो बातें हैं या यह गुण भी है, यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है कृति की दृष्टि से। तर्क मतलब अंदाजा या बहुत अच्छा या दलील भी उसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार इन चारों पर देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार और ईमानदारी, इन चारों बातों पर उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ वह अपने विचार प्रकट करता है। लेकिन इसके बावजूद देखिए यहां भी अव्यय आ चुका है, के बावजूद। कौन सा अव्यय होगा? मैंने अभी बताया कि संबंध सूचक अव्यय के बावजूद, कि उसके हिस्से में या उसके हाथ में सिर्फ असफलता या नाकामयाबी मिली है। देखिए वह देश प्रेम पर, देश प्रेम का लगाव है, उसके मन में देश के प्रति प्रेम है, नैतिकता है, उसमें प्रामाणिकता है, ईमानदारी है, अच्छा वर्तन भी उसका है, अच्छा आचरण भी है। यह सारे सद्गुण होने के बावजूद भी उसे अब तक सफलता नहीं मिली, अब तक उसे नाकामयाबी मिली है। तो आगे लेखक कहते हैं कि अब वह साक्षात्कार के लिए गया है, मुलाकात के लिए गया है, और वहां जो प्रतिनिधि मंडल रहता है, प्रतिनिधि मंडल मतलब मुलाकात लेने वाली एक टीम होती है, एक समूह होता है मुलाकात लेने वाली, उसे हम प्रतिनिधि मंडल कहा है। तो उसमें अनेक अनेक अनुभवी अधिकारी होते हैं, लोग होते हैं। उसमें से एक अधिकारी ने इस नौजवान युवक को एक पहला प्रश्न पूछा था कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तो राय इस शब्द का अर्थ है मत या अभिप्राय या विचार। तो वह मुलाकात के लिए नौजवान गया है। पहला प्रश्न उन अधिकारियों में से एक अधिकारी ने इस नौजवान को प्रश्न पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, क्या मत है, क्या अभिप्राय है, क्या विचार है। पहला प्रश्न पूछा। तो भ्रष्टाचार के संबंधित उस युवक को प्रश्न पूछा। अब उस युवक को भ्रष्टाचार के बारे में अब विचार व्यक्त करने होते हैं। हमारा मुद्दा ही है भ्रष्टाचार के बारे में विचार। दो मुद्दे छोटे छोटे इसमें से। पहला मुद्दा था साक्षात्कार में विचार और ऑब्लिक भ्रष्टाचार के बारे में विचार। तो साक्षात्कार में कौन से विचार रखे हमने देखे, चार विचार उन्होंने रखे थे, देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार और ईमानदारी। यह पहला मुद्दा हो चुका। अब दूसरा मुद्दा इसमें ही है संलग्न, उससे संबंधित भ्रष्टाचार के बारे में विचार। जब एक अधिकारी ने नौजवान को प्रश्न पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या मत है, तो अब वह नौजवान युवक भ्रष्टाचार के बारे में अपना मत व्यक्त करता है। देखते हैं क्या क्या उसके विचार है भ्रष्टाचार के बारे में। तो उस युवक के मतानुसार भ्रष्टाचार एक कीड़ा है। तो भ्रष्टाचार को वह युवक कीड़े की उपमा देता है, उसे कीड़ा संबोधता है, क्योंकि उसे बहुत चीड़ है उसके मन में भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण, रिश्वत के कारण उसे अब तक नौकरी नहीं मिली है। इसलिए भ्रष्टाचार को लेकर, रिश्वत को लेकर उसके मन में बहुत चीड़ है, बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है। इसलिए वह भ्रष्टाचार को क्या मानता है? कीड़ा मानता है। तो वह कहता है कि भ्रष्टाचार एक कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। तो घुन, यह एक शब्द आया है कठिन। तो घुन इस शब्द का अर्थ है अनाज या लकड़ी को खाने वाला कीड़ा। अनाज या लकड़ी को खाने वाला किडा. मराठीमध्ये आपण वाळवी पण म्हणतो, जी लाकडाला खाऊन आतून पोखरून पोखरून टाकते आणि ते लाकूड कमजोर बनवून टाकते. अशा प्रकारे वाळवी म्हणतो मराठीमध्ये. हिंदी को उसी को घुन, यह शब्द का है घुन. यह भी एक कीड़े का ही नाम है. जो अनाज या लकड़ी को खाने वाला कीड़ा, उसे घुन कहा जाता है. तो भ्रष्टाचार के बारे में उस युवक के विचार ऐसे है कि भ्रष्टाचार एक कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खाता है. तो कृति भी आ सकती है कि भ्रष्टाचार के बारे में इस युवक का क्या विचार है. तो ये कृति यहां हम लिख सकते हैं कि देश को घुन की तरह खा जाने वाला कीड़ा, भ्रष्टाचार, इस प्रकार.
तो आगे वह युवक कहता है कि इस भ्रष्टाचार ने सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा है। चिंताजनक स्थिति मतलब बुरी स्थिति। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता है, चाहे देश में भी भ्रष्टाचार होता है, समाज में भ्रष्टाचार होता है, गली से दिल्ली तक भ्रष्टाचार होता है। तो इस युवक का मत है यदि भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार का पैसा जो होता है उसका प्रयोग ठीक नहीं होता, कोई विशिष्ट लोग ही उस पैसे का फायदा उठाते हैं और अपना स्वार्थ वे साधते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो देश का विकास हो सकता है, प्रगति हो सकती है, उन्नति हो सकती है, समृद्धि हो सकती है और सभी लोगों को, भारतीय नागरिकों को अच्छी अच्छी सुविधा मिल सकती है। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ तो इस प्रकार का विकास हो नहीं सकता, किसी प्रकार की प्रगति हो नहीं सकती। मतलब वह एक रुकावट है। भ्रष्टाचार यह बहुत ही घातक है, वह देश के विकास में एक बड़ी रुकावट है। तो यह युवक कहता है कि इस भ्रष्टाचार ने सामाजिक व्यवस्था को बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही दयनीय इस प्रकार की अवस्था में पहुंचाया है। और भी आगे भ्रष्टाचार के बारे में वह कहता है कि यह देश के लिए कलंक है। कलंक यह भी एक कठिन शब्द है। तो कलंक इस शब्द का अर्थ है धब्बा या दाग, धब्बा या दाग। तो देश के लिए यह धब्बा है, देश के लिए यह दाग है, देश के लिए यह कलंक है। कौन सा? भ्रष्टाचार। तो यहां भी एक अंकों के लिए कृति पूछी जा सकती है। भ्रष्टाचार के बारे में युवक के विचार। तो इसमें हमें 3 उत्तर मिल सकते हैं। पहला उत्तर, देश को घुन की तरह खाने वाला कीड़ा। पहला उत्तर, देश को घुन की तरह खाने वाला कीड़ा। दूसरा उत्तर, सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचना। सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचना। और तीसरा उत्तर है देश के लिए कलंक, देश के लिए कलंक। तो यह जो कृति है नौजवान के, उस युवक की भ्रष्टाचार के बारे में विचार, देश को घुन की तरह खाने वाला कीड़ा, सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचाना और देश के लिए कलंक। इस तरह के 3 कृतियां या 3 उत्तर इस पर हमें मिल सकती है। देखिए, यह जो भ्रष्टाचार के बारे में उस युवक ने विचार व्यक्त किए, जब यह जवाब उन्होंने सुन लिया अधिकारियों ने, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उत्सुकता भी आई, ताजगी आ गई। इसका मतलब उसके चेहरे से हमें यह प्रतीत होता है, यह महसूस होता है, यह अनुभव होता है कि अधिकारियों को वह जो उत्तर था युवक ने दिया हुआ सही लगा, सही उत्तर लगा। और सही उत्तर लगने के कारण उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उत्सुकता भी छा गई, क्योंकि जो नौजवान ने उत्तर दिया तो उनके मतानुसार सही उत्तर था। और जब हम सही उत्तर देते हैं, इसका मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, आपका साक्षात्कार, आपकी मुलाकात अच्छी हो गई और बेशक आपको नौकरी मिलने वाली ही है। तो उसके तर्क में, तर्क मतलब अंदाज या दूसरा एक पर्यायवाची शब्द है दलील, अंदाज या दलील। उन्हें रुचि महसूस होने लगी। रुचि यह एक शब्द है। रुचि इस शब्द का अर्थ है पसंद, और महसूस यह एक शब्द है। महसूस इस शब्द का अर्थ है आनंद। तो जो जवाब दे रहा था, वह जो बोल रहा था, जो विचार व्यक्त कर रहा था, उसके विचारों में इन अधिकारियों को रुचि महसूस होने लगी, मतलब उसके जवाब उन्हें पसंद आने लगे। तो दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, दूसरा, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? देखिए, पहला प्रश्न था भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए हैं। और अब दूसरे अधिकारी ने उसे प्रश्न पूछा कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? और रिश्वत के बारे में हम अगला मुद्दा मैंने बनाया है, वह दूसरे भाग में है, वह अब हम देखेंगे। तो यह है अंतिम मुद्दा। अंतिम मुद्दा है तीसरा मुद्दा, और इस मुद्दे का मैंने नाम दिया है रिश्वत से काम या लाभ। रिश्वत से काम या लाभ। तो देखिए, इस मुद्दे में क्या क्या
जानकारी दी है, कौन सा स्पष्टीकरण आया है, कौन सा वर्णन आया है। तो पहले अधिकारी ने प्रश्न कौन सा पूछा था? भ्रष्टाचार के बारे में। अब दूसरे अधिकारी ने कौन सा प्रश्न पूछा है? रिश्वत के बारे में। तो हमारा तीसरा और अंतिम मुद्दा है रिश्वत से काम या रिश्वत से लाभ। तो रिश्वत का अर्थ मैंने बताया था आपको। रिश्वत मतलब मराठीमध्ये आपण त्याला लाच म्हणतो, लाच देणे। शासन के नियमानुसार रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों भी अपराधी हो सकते हैं और आपको जेल में भी डाल सकता है सरकार। तो रिश्वत जो है यह बहुत गलत है। तो हमें ध्यान में रखें कि रिश्वत हमें देनी भी नहीं चाहिए और लेनी भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं इस युवक के दिमाग में रिश्वत के बारे में कौन कौन से विचार हैं। तो वह युवक कहता है यह जो रिश्वत है यह भ्रष्टाचार की बहन है। रिश्वत जो है भ्रष्टाचार की बहन है। और उन्होंने एक सामाजिक प्रसंग का उदाहरण दिया है कि हमारे जीवन का ही बहुत ही सटीक उन्होंने एक प्रसंग का उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है कि हम भी क्या करते हैं, विशेष अवसरों पर हमारे जो प्रिय व्यक्ति होते हैं, हमारे पहचान वाले होते हैं या मित्र साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको हम भेंट देते हैं या सौगात उसे कहते हैं। यह शब्द उपहार आया है, उपहार भेंट देते हैं। तो कब भेंट देते हैं? यदि किसी का जन्मदिन हो तो हम उसे गिफ्ट देते हैं, उसे उपहार देते हैं। किसी की शादी हो, शादी के समय भी हम उसे क्या करते हैं, भेंट देते हैं, उपहार देते हैं। इस प्रकार या किसी प्रकार और भी ऐसे अनेक प्रसंग है कि अलग अलग अवसरों पर हम क्या करते हैं, अपने प्रियजनों को, अपने परिचितों को, हमारे मित्रों को हम उपहार के तौर पर कुछ ना कुछ चीजें भेंट देते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपनी खुशियों का या कर्तव्यों का आदान प्रदान इस शब्द का अर्थ है लेन देन। आदान प्रदान इस शब्द का अर्थ लेन देन। तो यह जो दैनंदिन जीवन में जो हमारे प्रसंग आते हैं, अवसर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी को उपहार देते हैं। तो लेखक कहता है कि हमारी जो खुशियां हैं या हमारा कर्तव्य है, फर्ज बनता है, उस खुशियों का या कर्तव्यों का हम आदान प्रदान लेन देन करते हैं। यह एक सामाजिक व्यवस्था का एक छोटा सा काम है। लेकिन रिश्वत से लोग क्या करते हैं कि रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टली हुई पदोन्नति और रोकी गई नौकरी, ये सारे काम करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। मैंने मुद्दे का नाम ही दिया है कि रिश्वत से काम या रिश्वत से लाभ। रिश्वत से लोग कौन कौन से काम करते हैं रिश्वत देकर? तो 4 काम करते हैं। तो 2 अंकों के लिए परीक्षा में कृति आ सकती है कि रिश्वत से होने वाले लाभ या रिश्वत से किए जाने वाले काम। तो पहला काम है रुके हुए कार्य। देखो, कोई आपका काम हो सकता है, आपको आपने फाइल किसी कार्यालय को दी होती है, लेकिन वह आगे जाती नहीं, उसका परिणाम आता नहीं। तो यदि यह जो रुका हुआ काम है, लोग क्या करते हैं, किसी को, अधिकारी को रिश्वत देते हैं, वो फाइल आगे जाती है और आपका काम हो जाता है। मतलब रुका हुआ कार्य रिश्वत देने से हो जाता है। और क्या करते हैं लोग रिश्वत देकर? दबी हुई फाइलें। जो फाइल दबी हुई है, मतलब एक ही टेबल पर वह स्थिर रहे, वह आगे और टेबल पर जाकर आपको वह मंजूरी लेनी है, परमिशन लेनी है। तो किसी अधिकारी के टेबल पर जब आपकी फाइल स्थिर होती है, रुकी हुई होती है, तो आपको रिश्वत देकर, कुछ लोग क्या करते हैं, रिश्वत देकर उस फाइल को आगे जाने की कोशिश करते हैं और काम सफल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला काम रुके हुए कार्य करते हैं, दूसरा काम दबी हुई फाइलें, तीसरा काम टलती हुई पदोन्नति। पदोन्नति मतलब जो आपका वर्तमान का पद है उससे और उच्च पद, उसे पदोन्नति कहते हैं। अंग्रेजी में उसे हम प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन। जो सिपाही होते हैं वह क्लर्क होता है, इस प्रकार इसका प्रमोशन होता है, उसे बढ़ती मिलती है, इस प्रकार।
तो यहां कहता है टलती हुई पदोन्नति। किसी को पदोन्नति नहीं मिलती, प्रमोशन नहीं मिलता, लेकिन रिश्वत देकर भी क्या आप पा सकते हैं, पदोन्नति पा सकते हैं। और एक अंतिम कार्य, रोकी गई नौकरी। हमने देखा अनेक सुशिक्षित बेरोजगार है, किसी को नौकरियां नहीं मिलती है। यदि आपको नौकरियां पानी है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे से आपको नौकरी मिलती है। रोकी गई नौकरी, यदि किसी को नौकरी किसी ने रोकी है तो पैसे देकर आप उसे नौकरी लगा सकते हैं। यह सब गलत बातें हैं। रिश्वत देकर लोग कौन कौन से काम करते हैं, इसका स्पष्टीकरण यहाँ आया है। यह गलत तरीके से रिश्वत देकर लोग क्या करते हैं, फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और काम करने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं, मैं फिर एक बार दोहराता हूं। रिश्वत देकर कौन कौन से लाभ उठाते हैं लोग, रुके हुए कार्य, देखो यहां आया है, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति और रोकी गई नौकरी। इस प्रकार 4 उत्तर आपको यदि परीक्षा में यह कृति आई तो 4 उत्तर लिखना है। तो आगे हासिल एक शब्द आया है। हासिल इस शब्द का अर्थ हासिल की जा सकती है, मतलब प्राप्त की जा सकती है। तो लेखक आगे कहते हैं कि यह समाज के माथे पर कलंक है। कलंक शब्द का अर्थ मैंने बताया था, धब्बा या दाग, और इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। समर्थन मतलब सहमत, और कतई है एक शब्द आया है, कतई मतलब बिल्कुल या जरा भी। देखो रिश्वत से इस तरह के काम करने का कोई भी समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि यह गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से काम किया है। तो लेखक का कहने का मतलब यही है कि हमें सही ढंग से, बिना रिश्वत से, बिना भ्रष्टाचार से काम करना चाहिए। इस तरह जो लोग ऊपर के 4 काम करते हैं, लेखक कहते हैं कि इसका समर्थन हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसी मेरी धारणा है। धारणा इस शब्द का अर्थ क्या है, विश्वास। धारणा इस शब्द का क्या है, विश्वास। देखो ये सब जो विचार है उस युवक ने रखे हैं, युवक ने उस अधिकारी प्रतिनिधि मंडल के सामने रखे हैं। तो कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया और वही मुलाकात से बाहर गया। उसकी मुलाकात खत्म हो गई, समाप्त हो गई, और उसे मन से लगता था कि शायद यहां भी उसका चयन नहीं होगा। चयन इस शब्द का अर्थ मैंने बताया था, नियुक्ति, निवड़, अंग्रेजी में सिलेक्शन। तो उसे आज भी लगा कि मैंने अनेक प्रयास किया है, अनेक जगह मुलाकात दिया है, अब आज भी मैंने मुलाकात दी है, लेकिन आज भी मुझे शायद नौकरी नहीं मिलेगी। इस विचार के साथ वह दरवाजे के बाहर गया। तो अंत में 2-3 पंक्ति में क्या लिखा है देखो। भीतर को पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पृथ्वी आ सकती है। भीतर इस शब्द का पर्यायवाची शब्द अंदर। तो अंदर बैठे जो अधिकारी थे उन्होंने गंभीरता के साथ विचार विमर्श किया। गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद यह क्या है, अव्यय है। देखो संबंध सूचक अव्यय के बाद। तो उन अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए, दाद देना यह एक मुहावरा है। दाद देना इस शब्द का अर्थ, मुहावरे का अर्थ दाद देना मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, स्तुति करना, गुणगान करना, पसंद आना, इस प्रकार। तो उन्होंने जो सही उत्तर, जो प्रश्न पूछे थे, अनेक प्रश्न पूछे थे, उनमें से 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा या स्पष्टीकरण या वर्णन या जानकारी या लेखक ने दिए है। पहले अधिकारी ने प्रश्न पूछा था भ्रष्टाचार के बारे में। उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से उस प्रतिनिधि मंडल के सामने उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। दूसरा प्रश्न पूछा था रिश्वत के बारे में। रिश्वत के बारे में भी उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, अप्रतिम तरीके से उन्होंने विचार व्यक्त किए थे उस प्रतिनिधि मंडल के सामने, और वह उसकी मुलाकात समाप्त हो चुकी है। तो जो अधिकारी है अंदर बैठे हुए, उन्होंने गंभीरता से उन्होंने जो विचार व्यक्त किए थे उस पर विचार विमर्श किया, और उन्होंने जो सही उत्तर दिए थे उस सही उत्तर की उन प्रतिनिधि मंडल ने, मुलाकात लेने वाले अधिकारियों ने तारीफ की या स्तुति की। उन्होंने जो भी जवाब दिए, सही जवाब दिए, सही उत्तर दिए। इसलिए इस कथा का शीर्षक ही है सही उत्तर। और सही उत्तर देते हुए उन प्रतिनिधि मंडल ने उस नौजवान व्यक्ति का चयन कर लिया। बहुत ही
अच्छी बात आज हुई, मतलब उस नौजवान को आज नौकरी मिल गई, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से विचार उस लोगों के सामने रखे थे और आज उसे नौकरी मिली, उसका चयन हो चुका। क्यों हो चुका? क्योंकि जो उन्होंने सही उत्तर दिए थे उस पर उन्होंने गंभीरता के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने जो सही उत्तर दिए थे उसकी प्रशंसा की और उसका चयन कर लिया। तो आज जब उसे नौकरी मिली वह भी बहुत खुश हो गया युवक, और वो लेखक कहते हैं कि आज वह समझा कि सत्य की ताकत कितनी होती है। देखियो, हमारे भारत देश का ही एक ब्रीद वाक्य है। कौन सा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, देर है पर अंधेर नहीं। इसी से मिलता जुलता ही यही एक अर्थ है कि वह युवक के समझ में आ जाया सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। परास्त इस शब्द का अर्थ है पराजय या पराजित या हार, कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है। देखो, उन्होंने सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ अब तक उन्होंने कई मुलाकात दी, कई साक्षात्कार दिए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह सत्यवादी होता, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, तो कुछ समय के लिए उसके हाथ में निराशा लगी। वह सत्य होकर भी उसके हाथ निराशा लगी। यही कहा है, सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन अंततः उसे निराशा नहीं, एक ना एक दिन मार्ग जरूर मिल सकता है, यश जरूर मिल सकता है, कामयाब जरूर हो सकता है, कि वह सत्य जो है परास्त नहीं हो सकता, मतलब कभी उसकी हार नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में जो दूसरा भाग था, 2 लघु कथाएं का सही उत्तर यह हो चुका है, और इसके मैंने 3 भाग किए थे। पहला जो भाग था उसका शीर्षक था निराश युवक। अनेक जगह उन्होंने क्या किया था, अनेक जगह वह अपनी फाइल लेकर वह जा चुका था, इंटरव्यू दे चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। 2 कारणों से उसे नौकरी नहीं मिली। कौन सी? भ्रष्टाचार और रिश्वत। बोलबाला होना, यह एक मुहावरा उस मुद्दे के अंतर्गत था। बोलबाला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या था कि प्रभाव होना, और वो सामाजिक भ्रष्ट व्यवस्था को कोसता था या दोष देता था। यह हुआ पहला मुद्दा। दूसरे मुद्दे का नाम था साक्षात्कार में विचार और भ्रष्टाचार के बारे में विचार। तो हमें मालूम है कि साक्षात्कार में उन्होंने 4 विचार रखे थे: देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार और ईमानदारी। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस साक्षात्कार के बारे में प्रामाणिकता के साथ, आत्मविश्वास के साथ उन्होंने विचार रखे थे। और भ्रष्टाचार के बारे में उसके विचार जो थे, तो पहला विचार था कि हमारे देश को घून की तरह खाने वाला भ्रष्टाचार कीड़ा है, सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद करता है, सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में डालता है, और तीसरा, देश के लिए यह एक कलंक है। और यह जो उत्तर थे उस अधिकारी को क्या हो गए, पसंद आने लगे। और तीसरा जो था, तो रिश्वत के बारे में सवाल पूछे थे। इसका भी उन्होंने बहुत अच्छे तरह का, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने विचार व्यक्त किए। तो यह 4 प्रकार के लोग कार्य करते हैं रिश्वत देकर: रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति और रोकी गई नौकरी। इस प्रकार तो अंत में उन प्रतिनिधि मंडल को इसके सही उत्तर अच्छे लगे, उसकी दाद दी, प्रशंसा की, तारीफ की, और अंत में नौकरी के लिए उस युवक का चयन किया या उसे नियुक्त किया। और अंत में उस युवक को सत्य की ताकत उसके समझ में आई कि सत्य थोड़ी देर के लिए हार सकता है, थोड़ी देर के लिए निराश हो सकता है, लेकिन अंतिम कभी भी उसकी हार नहीं हो सकती, मतलब सत्यमेव जयते। तो इस पर भी मैंने ऑनलाइन कसौटी तैयार की है। यह आप समझ लेने के बाद, यह वीडियो देखने के बाद मैं आपको वह भेजने वाला हूं। धन्यवाद।